अब मेरी आवाज ठीक है? जी सर, थोड़ी बेहतर है। तो आप मुझे बता दीजिएगा आवाज क्लियर हो तो काइंडली। कुछ बेहतर हुई है आवाज बेटा? अब कुछ आवाज बेहतर हुई है? सहर, सहर बेटा मेरी आवाज ठीक हुई है कि नहीं? जी सर, बेहतर हो गई है। ठीक है, मतलब आपको समझ आ रही है ना आवाज में? ओके। तो आज हम डिस्कस करेंगे साइंटिफिक मेथड ऑफ रिसर्च एंड इट्स स्पेशल फीचर। हमारे पास जो नॉलेज प्रोड्यूस होता है वो दो तरह से होता है, एक साइंटिफिक, एक नॉन साइंटिफिक। जो हम साइंटिफिक मेथड के थ्रू नॉलेज प्रोड्यूस करते हैं वो साइंटिफिक नॉलेज होता है, और जो हम नॉन साइंटिफिक मेथड के थ्रू नॉलेज प्रोड्यूस करते हैं वो नॉन साइंटिफिक नॉलेज होता है। अब साइंटिफिक और नॉन साइंटिफिक मेथड या साइंटिफिक या नॉन साइंटिफिक नॉलेज की अगर मैं आप लोगों को जस्ट ओवरव्यू कराऊं, इसको हम इन डेप्थ स्टडी करने से पहले, तो साइंटिफिक मेथड वो मेथड होते हैं जिनको हम फॉलो करके उस इंफॉर्मेशन को जो उस मेथड ने प्रोड्यूस की है उसको हम वेरीफाई कर सकें, उसको हम साइंटिफिक मेथड के थ्रू प्रोड्यूस नॉलेज कहते हैं, और उस नॉलेज को हम साइंटिफिक नॉलेज कहते हैं। मैं दोबारा ये बात रिपीट कर देता हूँ कि ऐसा नॉलेज जो हम साइंटिफिक मेथड के थ्रू प्रोड्यूस करें उसे हम साइंटिफिक नॉलेज कहते हैं। साइंटिफिक मेथड का मतलब है कि जब हम वो नॉलेज उस नॉलेज को, जो प्रोड्यूस नॉलेज है, उसको हम वेरीफाई कर सकें कि आया वो नॉलेज वेरीफाइएबल है या नहीं है। तो वो अगर वेरीफाइएबल है तो वो साइंटिफिक है, अगर वेरीफाइएबल नहीं है तो वो नॉन साइंटिफिक। ठीक है, साइंटिफिक और नॉन साइंटिफिक के बेसिक कंसेप्ट ये है। वैसे अगर हम जब साइंस की बात करते हैं, नॉर्मली हमारे जो जहन में एक कंसेप्ट आता है कि कंप्यूटर लैब होगी या कोई लैब होगी, कोई रॉकेट शिप्स होंगे, वाइट लैब कोट्स होंगे, टेस्ट ट्यूब्स होंगी, ये सारी चीज़ें हमारी साइंटिफिक में आती हैं। ये एक हमारा तस्वुर है, क्योंकि आज तक हमने जो साइंस के बारे में सुना है इंटरमीडिएट लेवल तक वो यही होता है। बेसिकली साइंस की दो कैटेगरीज हैं, एक को हम नेचुरल साइंस कहते हैं, दूसरी को हम सॉफ्ट या सोशल साइंस कहते हैं। जो लैब एक्सपेरिमेंट के साथ जो लैब एक्सपेरिमेंट के साथ हमारी चीज़ें जुड़ी होती हैं, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल साइंसेज हैं, ये सारी नेचुरल साइंसेज हैं। इनमें ये टेस्ट ट्यूब्स और लैब कोट्स का इस्तेमाल होता है। और बाकी जो साइंसेज हैं जो लोगों के बिलीफ सिस्टम के साथ भी इंटरेक्ट, लोगों के बिलीफ सिस्टम के साथ, बिहेवियर के साथ, इंटरेक्शन के साथ, एटीट्यूड के साथ, इन चीज़ों के साथ जो डील करती है उनको हम सॉफ्ट साइंसेज या सोशल साइंसेज कहते हैं। तो साइकोलॉजी एक सोशल साइंसेज की डोमेन है। तो इसलिए अगर आपको ये ख्याल आए कि साइंटिफिक मेथड जस्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री या इस तरह की जो नेचुरल साइंसेज की ब्रांचेस हैं उनमें जो एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर आपकी स्क्रीन ही शेयर हो रही है अब। अब हो रही है बेटा? जी सर, अब हो रही है। ठीक है। साइंटिफिक और नॉन साइंटिफिक का पहला डिफरेंस वेरीफाइएबल। दूसरा, साइंस की दो कैटेगरीज हैं, एक नेचुरल साइंस है, एक सोशल साइंस है। नेचुरल साइंस लैब कोट्स, टेस्ट ट्यूब्स इनके साथ डील करती है, और हम लोगों के एटीट्यूड, बिलीफ, बिहेवियर, इंटरेक्शन, इन चीज़ों के साथ डील करते हैं। इनको, जो लोगों के बिलीफ, एटीट्यूड, इंटरेक्शन और बिहेवियर के साथ डील करें, उन्हें सॉफ्ट साइंस या सोशल साइंस कहा जाता है।
ये दो चीजें आपको यहाँ पे, इन दो चीजों का डिफरेंस पता चल गया, साइंटिफिक और नॉन साइंटिफिक का डिफरेंस, सोशल साइंस और नेचुरल साइंस का डिफरेंस। ये दो चीजें हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं। आगे हम देखेंगे कि साइंस जो नॉलेज प्रोड्यूस करती है वो फैक्ट्स पे बेस करता है और वो यूनिवर्सल होता है। साइंस जो नॉलेज प्रोड्यूस करती है वो फैक्ट्स पे बेस करता है और वो यूनिवर्सल होता है। साइंस नॉलेज कैसे प्रोड्यूस करती है, मैंने आपको 12 बार इसकी एग्जांपल क्लास में भी दी है। फॉर एग्जांपल, आप किसी भी टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं तो आपने उस रिसर्च की जो मालूमात अखज़ की होती हैं, जो आपने डिराइव की होती हैं मालूमात, इंफॉर्मेशन, वो नॉलेज होता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे कहा था कि फॉर एग्जांपल आप एक रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं कि उन लोगों के ऊपर जो अपनी चॉइस के साथ इंटरमीडिएट के सब्जेक्ट ऑप्ट करते हैं और जो बाय फोर्स अपना एरिया ऑप्ट करते हैं, प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग, उन पे आप रिसर्च करके ये देखना चाह रहे हैं कि किन लोगों में मेंटल हेल्थ इश्यूज ज़्यादा होते हैं। आपकी रिसर्च की जो फाइंडिंग्स थी वो ये आई, रिजल्ट्स ये आए कि जो लोग बाय फोर्स सब्जेक्ट ऑप्ट किया था, जिन लोगों ने, उनके मेंटल हेल्थ इश्यूज ज़्यादा थे एज कम्पेयर टू जो बाई चॉइस आए थे, अपने चॉइस के मुताबिक प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग ग्रुप उन्होंने ऑप्ट किया था। तो अब ये दरअसल आपकी रिसर्च ने एक नॉलेज प्रोड्यूस किया। तो इसी तरह मुख्तलिफ रिसर्चेज मुख्तलिफ टॉपिक्स पे की जाती हैं और उनकी जो वो फाइंडिंग्स होती हैं वो दरअसल नॉलेज होता है। तो वो नॉलेज प्रोड्यूस करती है और वो नॉलेज वेरीफाइबल होता है। अभी वेरीफाइबल किस तरह है, कोई भी रिसर्चर उठ के आपकी इस रिसर्च के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए रिसर्च कंडक्ट करेगा, उसकी फाइंडिंग सेम आनी चाहिए जैसे फाइंडिंग्स आपकी आई हैं, क्योंकि आपने एक साइंटिफिक मेथड अप्लाई किया था कि वो आपकी इस इंफॉर्मेशन को वेरीफाई कर सकता है। यहाँ तक बात समझ आ गई बेटा? अब नॉन साइंटिफिक नॉलेज जो होता है, ऐसा नॉलेज जिसको हम वेरीफाई नहीं कर सकते, जैसे कि डे ऑफ जजमेंट, हिसाब, यौम हिसाब, या लाइफ हेयर आफ्टर, इसके बाद जो जिंदगी है, खुदा का इनाम अच्छे कामों के लिए। तो ये वो चीज़ें जिनको हम वेरीफाई नहीं कर सकते, मतलब ये जो हमारे रिलीजियस बिलीफ होते हैं ये नॉन साइंटिफिक होते हैं, इनको हम वेरीफाई नहीं कर सकते क्योंकि ये बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन, जो कैपेसिटी है उससे बियॉन्ड होती है। तो नॉन साइंटिफिक नॉलेज किस तरह का होता है, जिसको हम, ऐसा नॉलेज जिसको हम वेरीफाई ना कर सके, अपने सेंसरी एक्सपीरियंसेस के थ्रू, अपने ऑब्जर्वेशन के थ्रू, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उसको हम नॉन साइंटिफिक नॉलेज कहते हैं। तो साइंटिफिक नॉलेज, नॉन साइंटिफिक नॉलेज का डिफरेंस, साइंस की दो टाइप्स, नॉलेज किस तरह प्रोड्यूस होता है, अभी तक हमने ये डिस्कस किया है। इसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे चलें। ठीक है, आई थिंक सो कोई क्वेश्चन नहीं है। मैं दोबारा इसको ओवरव्यू करा देता हूँ। साइंटिफिक और नॉन साइंटिफिक का डिफरेंस, वेरीफाइबल, नॉन वेरीफाइबल, साइंस की दो टाइप्स, सोशल साइंस और सॉफ्ट साइंस, नेचर, दूसरी नेचुरल साइंस। नॉलेज, रिसर्च हमेशा नॉलेज प्रोड्यूस करती है जो कि वेरीफाई किया जा सकता है। और उसके बाद अब हमारे पास इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ साइंटिफिक मेथड, वो मेथड जो आप अपनी रिसर्च के रिजल्ट्स डिराइव करने के लिए यूज करते हैं, उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए। जब उसके ये जो हम अभी करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे ये होंगे तो वो रिसर्च साइंटिफिक मेथड के थ्रू कंडक्टेड रिसर्च कहलाएगी, अदरवाइज नहीं। तो सबसे पहला जो है ना हमारे पास इम्पीरिकल, इम्पीरिकल जो आपका साइंटिफिक मेथड है उसका सबसे अहम कैरेक्टरिस्टिक है इम्पीरिकल होना। इम्पीरिकल का मतलब है कि वो जो आपके पास नॉलेज प्रोड्यूस करे उसे आप अपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपीरियंसेस और ऑब्जर्वेशन के थ्रू वेरीफाई कर सकें, उसे हम इम्पीरिकल कहते हैं। तो आपका जो साइंटिफिक मेथड है उसको फॉलो करते हुए लोग आपकी प्रोड्यूस्ड इंफॉर्मेशन को वेरीफाई कर सकें,
अगर वो कर सकते हैं तो इसका मतलब आपका जो मेथड था वो साइंटिफिक था और उसकी इंपीरिकल कैरेक्टरिस्टिक एग्जिस्ट करती थी। अगर वो इंपीरिकली मतलब वो वेरीफाई नहीं हो सकता तो वो आपका मेथड साइंटिफिक नहीं था और उसकी इंपीरिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिस्ट नहीं करती थी। यहाँ तक बात समझ आ गई। पहली इंपीरिकल का मतलब है कि वो इंफॉर्मेशन जो आपकी रिसर्च प्रोड्यूस करे उसे हम वेरीफाई कर सके। क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव का मतलब मीनिंग जो इसका बाय वर्ड मीनिंग है उसका मतलब है एडिशन। एडिशन किसी भी चीज में एडिशन करना, किसी भी चीज में कोई चीज ऐड करना। क्यूमुलेटिव मतलब आपका जो साइंटिफिक मेथड है वो जो नॉलेज प्रोड्यूस करे वो एग्जिस्टिंग नॉलेज में कुछ ना कुछ ऐड कर रहा है। बहुत कम साइंटिफिक मेथड में होता है कि आप प्रायर रिसर्चेस को, प्रीवियस रिसर्चेस को रिपीट करें, रेप्लिकेट करें। हमेशा आपकी कोशिश होती है कि आप अपनी जो रिसर्च है वो इस तरह कंडक्ट करें कि वो नया नॉलेज प्रोड्यूस करे। तो इसी बेस पे अगर आपने कभी क्वालिटेटिव में या किसी भी रिसर्च में सुना हो तो हमेशा आपको आपका सुपरवाइजर, आपका जो मेंटोर है, जो आपका टीचर गाइड है, वो आपको कहता है कि कुछ ऐसा टॉपिक रिसर्च के लिए लाओ जो प्रीवियस रिसर्चेज ने ना किया हो, यानी कि गैप्स इन नॉलेज एग्जिस्ट करता हो। उस गैप्स इन नॉलेज को आप इनकारपोरेट कर सकें, उस गैप्स इन नॉलेज को आप ओवरकम कर सकें। कम्युलेटिव का मतलब दोबारा मैं बता देता हूँ, इसका मतलब है एडिशन। तो कम्युलेटिव जब साइंटिफिक मेथड की कैरेक्टरिस्टिक है तो इसका मतलब है एडिशन इन नॉलेज। तो इसका जो कंसेप्ट है वो ये है कि कम्युलेटिव मेथड वो मेथड होता है जो प्रायर या प्रीवियस नॉलेज में एडिशन करे रादर देन द रेप्लिकेशन ऑफ सेम नॉलेज। ये हमारे पास कम्युलेटिव कैरेक्टरिस्टिक है, कम्युलेटिव कैरेक्टरिस्टिक। सर जी बेटा। सर यहाँ पे कह रहे हैं कि आप अभी कह रहे हैं कि जो आपका रिसर्चर होगा, मतलब जो आपको बताएगा, गाइड करेगा, वो आपको ये कहेगा कि आप वो वाली लाइन नॉलेज जो प्रीवियस ना हुई हो, मतलब कम हो। तो सर ये कम्युलेटिव आप कह रहे हैं कि प्रीवियस रिसर्च में एडिशन है। हाँ देखिए, मतलब ये है बेटा कि अब फॉर एग्जांपल आपकी प्रीवियस रिसर्चेस में नॉलेज में एडिशन का मतलब ये है कि अब वो नहीं होगा तो एडिशन होगी। मैं आप मिसाल देता हूँ, फॉर एग्जांपल प्रीवियस रिसर्चेस हुई हैं कि जिस तरह मैंने आपको बताया प्रीवियस रिसर्च हुई है इस बात पे कि जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी कि वो लोग जिन्होंने सब्जेक्ट अपनी मर्जी से ऑप्ट किया और वो लोग जिन्होंने सब्जेक्ट अपने पेरेंट्स की फोर्स से ऑप्ट किया, आपने उस पर रिसर्च की। आपने रिसर्च की 2010 में फॉर एग्जांपल। अब नया स्टूडेंट आया, उसने कहा नहीं ये तो ठीक है लेकिन मैं इंटरेस्टेड हूँ इस बात में कि इस बात को मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि उसने कौन सा सब्जेक्ट किसकी मर्जी से ऑप्ट किया। मैं इस बात में इंटरेस्टेड हूँ कि उनकी पेरेंट्स की एजुकेशन क्या थी और उन स्टूडेंट का जेंडर क्या था। मैं देखता हूँ कि किस जेंडर में मेंटल हेल्थ इश्यूज ज्यादा है और किस कितना कौन सी एजुकेशन कैटेगरी के पेरेंट्स के बच्चों में मेंटल हेल्थ इश्यूज ज्यादा है। तो अब ये देखिए, ये एडिशन इन नॉलेज जो प्रीवियस रिसर्चेज हुई हैं, प्रीवियस रिसर्च जस्ट हुई थी, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, प्रीवियस रिसर्च हुई थी वो जस्ट हुई थी कि उनके सब्जेक्ट ऑप्ट करने के जो पैटर्न थे उस पे। और अब आप एडिशन क्या कर रहे हैं कि आप ये देख रही हैं कि मैं इस चीज में इंटरेस्टेड हूँ कि कौन से जेंडर में मेंटल हेल्थ इश्यूज ज्यादा हैं और कौन से मतलब पेरेंट्स की एजुकेशन का कौन सा लेवल है जिनमें बच्चों के मेंटल हेल्थ इश्यूज ज्यादा हैं। तो अब लेट्स सपोज आपने ये रिसर्च भी की 2015 में, अब एक और रिसर्चर आया 2021 में, उसने कहा नहीं मैं इस बात को तो देखता ही नहीं हूँ, मैं ये देखता हूँ कि जिन लोगों की स्कूलिंग जिन लोगों की स्कूलिंग इंग्लिश मीडियम थी और जिन लोगों की स्कूलिंग उर्दू मीडियम थी, वो जब एफएससी में आए तो उनके मेंटल हेल्थ इश्यूज कैसे थे। तो ये देखिए, बात मेंटल हेल्थ इश्यूज आर इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स है, लेकिन कम्युलेटिव क्या है इसमें
एडिशन हो रही है नॉलेज की प्रीवियस नॉलेज में। प्रीवियस नॉलेज एफएससी के ऊपर सबसे पहले था इस बात पे कि आपके पास के सब्जेक्ट ऑप्ट के पैटर्न में मेंटल हेल्थ इश्यूज कैसे हैं, फिर जेंडर और पेरेंट्स एजुकेशन में आपके मेंटल हेल्थ इश्यूज कैसे हैं। अब आप देख रहे हैं कि स्कूलिंग, प्रीवियस स्कूलिंग पे मेंटल हेल्थ इश्यूज कैसे हैं। तो ये है प्रीवियस रिसर्चेस में इंफॉर्मेशन ऐड करना। जो बात आप समझ रही हैं वो ये है, ऐसे नहीं होता कि आप प्रीवियस रिसर्च से बिल्कुल हट के करते हैं, प्रीवियस रिसर्चेस में एडिशन करते हैं, जहां तक इंफॉर्मेशन आपके पास आ चुकी होती है उससे आगे आप एक नई इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं। होप सो बेटा आपको ये आइडिया हो गया होगा, या मैं इसे रिपीट करूं? जी जी सर, आ गई है समझ, थैंक यू। तो अब नेक्स्ट है हमारे पास डिटर्मिनिस्टिक। तीसरा जो हमारा पैटर्न है वो है डिटर्मिनिस्टिक। इसका मतलब साइंटिफिक वे में ये होता है कि कोई भी इवेंट, कोई भी फिनोमेना विदाउट एनी कॉज एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे हमारी लेमैन जो इश्यूज हैं उनमें हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल किसी का एक्सीडेंट हो गया तो हम कहते हैं उसकी किस्मत में ये दुख लिखे थे। तो साइंटिफिक मेथड में ऐसे नहीं होता। साइंटिफिक मेथड में कोई भी फिनोमेना है, कोई भी इवेंट है, उसका कोई ना कोई कॉज होता है। तो आपका जो साइंटिफिक मेथड, सॉरी, आपका जो साइंटिफिक मेथड होना चाहिए वो उस कॉज को आइडेंटिफाई करे, डिटर्मिनिस्टिक हो। जैसे कि अभी हमने 3 एग्जांपल दी। मेंटल हेल्थ इशू एक फिनोमेना है, अब उसके डिटर्मिनिस्टिक क्या है, हम देख रहे हैं कि वो उनके सब्जेक्ट ऑफ की वजह से है, वो उनके जेंडर की वजह से है, वो उनके पेरेंट्स की एजुकेशन की वजह से है, वो उनकी स्कूलिंग पैटर्न्स की वजह से। ये डिटर्मिनिस्टिक है। डिटर्मिनिस्टिक का मतलब होता है लीडिंग फैक्टर्स। ऐसा रिसर्च मेथड जो आपके इंटरेस्ट के फिनोमेना के लीडिंग फैक्टर्स को, काजिज को आइडेंटिफाई करे, उसको हम डिटर्मिनिस्टिक कहते हैं। और हमेशा हम कोशिश करते हैं कि हम फिनोमेना से उसके काजेज की तरफ जाए ताकि हम काजेज को आइडेंटिफाई कर सके। क्योंकि किसी भी फिनोमेना को, किसी भी साइकोलॉजिकल इशू को एरेडिकेट करने के लिए हमें उसके लीडिंग फैक्टर, उसके प्रेडिक्टर भी हम उसको कहते हैं, प्रेडिक्टर के ऊपर या उसके काजेस के ऊपर काम करना पड़ता है ताकि उस फिनोमेना को डिक्रीज या इंक्रीज किया जाए एज पर द नेचर ऑफ फिनोमेना। तो डिटर्मिनिस्टिक का मतलब है आपका जो रिसर्च मेथड है वो साइंटिफिक तो होगा ही। तो साइंटिफिक वो तब होगा जब वो आपके फिनोमेना के कॉजिंग फैक्टर, लीडिंग फैक्टर, प्रेडिक्टर को आइडेंटिफाई कर रहा है। तो डिटर्मिनिस्टिक का आपको आइडिया हो गया बेटा? नेक्स्ट हमारे पास है एथिकल एंड आइडियोलॉजिकल न्यूट्रल। ये नाम से ही जाहिर है कि आपकी हर शख्स की एक आइडियोलॉजी है और हर शख्स कुछ एथिक्स के साथ है। आपकी जो आइडियोलॉजी है वो सोशल हो सकती है, वो रिलीजियस हो सकती है। तो जो आपकी रिसर्च की फाइंडिंग्स हैं, जो आपकी रिसर्च की इंफॉर्मेशन है, जो आपके रिसर्च का नॉलेज है, वो एथिकली और आइडियोलॉजिकली न्यूट्रल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपके ख्याल में आपको लगता है कि जो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको लगता है कि फीमेल्स जो है ना वो ज़्यादा ऑनेस्ट होती हैं एज कंपेयर टू मेल। ये आपकी एक आइडियोलॉजी है, आपको लगता है। लेकिन आपकी रिसर्च ने फाइंड आउट किया कि नहीं, मेल ज़्यादा ऑनेस्ट होते हैं एज कंपेयर टू फीमेल। तो अब आपकी ये एथिकल और आइडियोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपकी जो रिसर्च की फाइंडिंग्स आई हैं आप उनको अपनी आइडियोलॉजी से मतलब मैच ना करें, आप उनको एज इट इज़ रिपोर्ट करें जैसी आपकी फाइंडिंग्स आई हैं। और दूसरे लफ्ज़ों में ये है कि जो आपकी आइडियोलॉजी है उससे आपकी रिसर्च की फाइंडिंग्स जो है ना वो इफेक्ट ना हो। आप न्यूट्रल होने चाहिए when you are going to conduct research, rather than you are rigid about your belief about the phenomena or an issue.
तो ये हमारे पास है एथिकल एंड आइडियोलॉजिकल न्यूट्रल। तो यहाँ तक हमारा एक लेसन था साइंटिफिक और नॉन साइंटिफिक मेथड का। तो हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, आप मुझसे पूछ सकते हैं कि इसमें जो है ना आपको कुछ पूछना है तो। सर आप एक बार दोबारा रिपीट कर दें, आज हमने क्या क्या पढ़ा है साइंटिफिक और नॉन साइंटिफिक मेथड में। जी बेटा, हमने साइंटिफिक नॉन साइंटिफिक मेथड में सबसे पहले हमने साइंटिफिक मेथड और नॉन साइंटिफिक मेथड में डिफरेंस क्या होता है। पहला डिफरेंस, इंफॉर्मेशन जो होती है, जो मालूमात होती है, वो अगर वेरीफाइएबल हो तो वो साइंटिफिक है, अगर वो वेरीफाइएबल ना हो तो वो नॉन साइंटिफिक है। तो जिस तरह मैंने आपको कहा, हमारा जो रिलीजियस नॉलेज है वो बिलीफ पे बेस करता है, वो साइंटिफिक नहीं होता, वो नॉन साइंटिफिक होता है। और जो हमारा साइंटिफिक नॉलेज होता है वो हम रिसर्च तहकीक करते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स को ये लगता है कि जो साइंस है वो हमारे लैब्स में वाइट कोट्स के साथ, टेस्ट ट्यूब्स के साथ एक्सपेरिमेंट्स करके होती है। इन फैक्ट हमारी साइंस की दो मेजर जो है ना डिवीजन है। एक हमारे पास नेचुरल साइंस है, दूसरी हमारे पास सॉफ्ट साइंस है। नेचुरल साइंस में हमारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और ये चीज़ें, फार्मास्यूटिकल साइंसेज, मेडिकल साइंसेज, ये चीज़ें आ जाती हैं। और नॉन साइंटिफिक सॉरी सोशल साइंस या सॉफ्ट साइंस में हमारे पास ऐसी तमाम ब्रांचेस एजुकेशन की जो लोगों के बिलीफ के साथ, एटीट्यूड के साथ, इंटरेक्शन के साथ, बिहेवियर के साथ डील करती है, उनको हम सॉफ्ट साइंसेस या सोशल साइंसेस कहते हैं। तो हमारे पास ये साइंसेस की टाइप्स, डिवीजन, मेजर डिवीजन दो हमें पता चली। तो हम साइकोलॉजी वाले सोशल साइंसेस या सॉफ्ट साइंसेस में आते हैं, क्योंकि हम लोगों के बिलीफ, एटीट्यूड, बिहेवियर्स के साथ जो है ना हम ज़्यादातर डीलिंग्स होती है। और नॉन साइंटिफिक का मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि ऐसा नॉलेज जिसको हम वेरीफाई ना कर सकें। और हमारे पास चार इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑफ अ साइंटिफिक मेथड। पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि आपका जो साइंटिफिक मेथड है वो इंपीरिकल हो। इंपीरिकल का मतलब होता है वेरीफाइएबल, कि आपका जो साइंटिफिक मेथड जो भी नॉलेज प्रोड्यूस करे उसको कोई और रिसर्चर उस प्रोटोकॉल को फॉलो करके उस इंफॉर्मेशन को वेरीफाई कर सके, उसको हम कहते हैं इंपीरिकल। फिर हमारे पास आ जाते हैं कम्युलेटिव। कम्युलेटिव का मतलब होता है एडिशन इन प्रीवियस नॉलेज, कि आपकी जो रिसर्च है वो रेप्लिकेशन की बजाय एडिशन इन प्रीवियस नॉलेज हो, कि आपका वो जो रिसर्च का टॉपिक है वो प्रीवियस रिसर्चेस में ना हुआ हो, लेकिन वो जो प्रीवियस रिसर्चेस में जो इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो चुकी है उसमें एक नई एडिशन हो। जैसे मैंने डिटेल में एग्जांपल्स दी इसकी तीन आपको। उसके बाद हमारे पास है डिटर्मिनिस्टिक। डिटर्मिनिस्टिक हमारे पास ऐसा साइंटिफिक मेथड होता है जो कि किसी भी फिनोमेना या इवेंट की काजेस को या उसके लीडिंग फैक्टर्स को या उसके प्रेडिक्टर्स को फाइंड आउट करे। क्योंकि साइंस में कोई भी चीज़ बिला वजह नहीं होती, उसकी कोई ना कोई रीजंस होती, उन रीजंस को फाइंड आउट करें। मोस्टली हम फिनोमेना से उसके लीडिंग फैक्टर की तरफ जाते हैं। मैंने आपको बताया कि हम लीडिंग फैक्टर को आइडेंटिफाई करके उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं ताकि जो फिनोमेना है उसको डिक्रीज या इंक्रीज किया जाए। एथिकल एंड आइडियोलॉजिकल न्यूट्रल के बारे में हमने पढ़ा कि जो आपकी रिसर्च की फाइंडिंग्स आपकी आइडियोलॉजी के अगेंस्ट भी आती हैं, तो आपकी आइडियोलॉजी आपकी रिसर्च की फाइंडिंग्स को इफेक्ट ना कर सके। तो ये एक साइंटिफिक मेथड है। अगर वो इफेक्ट कर जाएंगी तो वो मैनिपुलेटेड इंफॉर्मेशन होगी। मैनिपुलेटेड का मतलब होता है चेंज्ड इंफॉर्मेशन होगी। तो जब चेंज्ड इंफॉर्मेशन होगी तो वो वेरीफाई नहीं हो सकेगी। जब वो वेरीफाई नहीं हो सकेगी तो आपकी नॉन साइंटिफिक हो जाएगी, वो फिर साइंटिफिक नहीं रहेगी। तो इसलिए आपकी जो रिसर्च की फाइंडिंग्स है
वो आपकी आइडियोलॉजी से मुतासिर ना हो, इफेक्टिव ना हो। ये अभी तक हमने ये डिस्कस किया। आइडियोलॉजी का बेटा समझ आ गया खतीजा अफजल आपको? जी सर। ठीक। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च। इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। रिसर्च में अगर आप लोगों को समझ आ गया तो आपको मोस्ट ऑफ द रिसर्च आ जाएगी। आप मोस्टली बुक्स में देखेंगे ये कभी भी कंपाइल्ड नहीं होता क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च। इसमें डिफरेंट चीज़ें होती हैं जिसको हम देखते हैं। अगर कभी आप देखोगे ना, इसे हम टाइप्स ऑफ रिसर्च भी कहते हैं। कुछ प्रोफेसर और बुक राइटर इसे डिफरेंट टाइप्स के साथ डिस्क्राइब करते हैं। कुछ राइटर और बुक राइटर और प्रोफेसर इसे डिफरेंट टाइप्स के साथ जो है ना कैटेगराइज करते हैं। मैंने उन टाइप्स को कंपाइल करने के बाद खुद से क्लासिफिकेशन जनरेट करने की कोशिश की है कि ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग में भी आसानी हो। हम रिसर्च को 4 डिफरेंट चीज़ों में क्लासीफाई करते हैं कि आप पर्पस ऑफ डूइंग रिसर्च क्या है, इंटेंडेड यूज ऑफ रिसर्च क्या है, हाउ इट ट्रीट्स टाइम यानी टाइम ड्यूरेशन ऑफ रिसर्च क्या है, एंड डेटा कलेक्शन टेक्निक्स ऑफ रिसर्च क्या है। तो ये 4 चीजें हैं जिन पे हम रिसर्च की क्लासीफाई करते हैं, रिसर्च को क्लासीफाई करते हैं। ये 4 वो चीजें हैं। पहली, पर्पस ऑफ डूइंग रिसर्च, intended use of research, how it treats time, the research data collection technique used in it, यानी कि डेटा कलेक्शन टेक्निक्स क्या होंगे। जो पर्पस ऑफ डूइंग हमारा रिसर्च है उसमें हमारे पास जो रिसर्च की टाइप्स हैं वो 3 तरह से होती है कि आपका रिसर्च का करने का मकसद 3 तरह से हो सकता है। पहला होगा या तो आपकी रिसर्च एक्सप्लोरेटरी होगी, या आपकी रिसर्च एक्सप्लेनेटरी होगी, या आपकी रिसर्च डिस्क्रिप्टिव होगी। ये 3 पर्पस हो सकते हैं। आपकी रिसर्च के ये 3 पर्पस हो सकते हैं, एक्सप्लोरेटरी, एक्सप्लेनेटरी या डिस्क्रिप्टिव। ये है पर्पस ऑफ डूइंग रिसर्च। मैं आपको ये बताता हूँ कि एक्सप्लोरेटरी एक्सप्लेनेटरी क्या होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है यूजेस। इंटेंडेड यूज ऑफ रिसर्च में या तो आपकी रिसर्च बेसिक हो सकती है या आपकी रिसर्च अप्लाइड हो सकती है। तो ये भी मैं आपको बताता हूँ बेसिक रिसर्च क्या होती है, अप्लाइड रिसर्च क्या होती है। टाइम डायमेंशन इन रिसर्च, आपकी रिसर्च क्रॉस सेक्शनल रिसर्च हो सकती है, आपकी रिसर्च क्रॉस सिक्वेंशियल रिसर्च हो सकती है, आपकी रिसर्च लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च हो सकती है। रिसर्च टेक्निक में आपकी रिसर्च की जो टेक्निक्स हैं डेटा कलेक्शन की, वो क्वांटिटेटिव हो सकती हैं, वो क्वालिटेटिव हो सकती है। तो ये दरअसल हम क्लासिफिकेशन है रिसर्च की। तो हम इसको जो है ना अब डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं एक बार। तो हमारे पास पर्पस ऑफ डूइंग रिसर्च में मैंने आपको बताया कि आपके पास 3 पर्पस हो सकते हैं रिसर्च करने के। पहला है एक्सप्लोरेटरी, एक्सप्लेनेटरी या डिस्क्रिप्टिव। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च वो होती है, एक्सप्लोर से निकला है, जब आप किसी नए फिनोमिना के बारे में अंडरस्टैंडिंग हासिल कर रहे हो, वो आपकी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होती है। जैसे मैंने आपको एक बार बेसिक रिसर्च के एग्जांपल क्लास में दी थी कि हमारी रिसर्चेज जो हम कोविड के स्टार्ट में की थी वो हमारी एक्सप्लोरेटरी रिसर्चेज थी। यानी कि किसी भी फिनोमिना को, किसी भी चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए जो आप रिसर्च कंडक्ट करते हैं वो एक्सप्लोरेटरी होती है। अब इसमें आपके पास या तो लिटरेचर बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करता। लिटरेचर एग्जिस्ट ना करने का मतलब है कि कोई भी रिसर्च कंडक्ट नहीं की।
या लिटिल नॉलेज अवेलेबल है, यानी बहुत कम लिटरेचर अवेलेबल है, इसको हम कहते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। तो एक्सप्लेनेटरी होती है जब आप, दूसरी टाइप है एक्सप्लेनेटरी। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च वो होती है जिसमें आप रीजन बता रहे हैं कि ये फिनोमेना क्यों हुआ है, कि कोविड को अंडरस्टैंड करने के लिए जो रिसर्चेस कंडक्ट की गई थी ये क्या है, तो वो थी हमारी एक्सप्लोरेटरी। कोविड क्यों हुआ है ये एक्सप्लेन कर रही है, कोविड क्यों हुआ है ये एक्सप्लेन कर रही है, इसलिए ये एक्सप्लेनेटरी रिसर्च है। नेक्स्ट हमारे पास डिस्क्रिप्टिव, कि ये किन लोगों को ज्यादा मुतासिर करती है, बच्चों को, बूढ़ों को, जवानों को, मेल को, फीमेल को। जब आप उसके कुछ डेमोग्राफिक करेक्टरिस्टिक्स या आप उसको विद रेलिवेंट टू करेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करें तो आपकी वो रिसर्च डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहलाती है। तो ये हमारे पास एक्सप्लोरेटरी, जब आपके पास लिटिल नॉलेज या कोई नॉलेज अवेलेबल ना हो, आप उस फिनोमेना को स्टडी कर रहे हो, तो आपकी रिसर्च एक्सप्लोरेटरी होती है। जब एक्सप्लोरेटरी नॉलेज इनफ हो चुका हो तो आप रीजन आइडेंटिफाई करते हैं कि ये फिनोमेना क्यों हुआ, उसको हम एक्सप्लेनेटरी कहते हैं। और उस फिनोमेना की फर्दर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में कैटेगराइजेशन देखते हैं कि मेल में ज्यादा है, फीमेल में ज्यादा है, प्रेग्नेंट वेमेन में ज्यादा है, बूढ़े मर्दों में ज्यादा है, बूढ़ी औरतों में ज्यादा है, बच्चों में ज्यादा है, कौन सी एग्जाम के मरीजों में, पेशेंट्स में ज्यादा है। तो ये आपकी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है। तो होप सो आपको पर्पस ऑफ डूइंग रिसर्च की 3 टाइप्स का पता चल गया होगा। सर ये कोविड वाली एग्जांपल हम लोग मतलब पेपर में देंगे? बेटे ये तो जस्ट क्योंकि कोविड इतना लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि मैं उसकी एग्जांपल आपको दे देता हूँ। यू कैन आल्सो पेस्ट द एग्जांपल फ्रॉम कोविड और एनी अदर फिनोमेना जिसको आप जानते हो, क्योंकि इसके बारे में लोगों को ज्यादा करंट इशू है, तो लोगों को अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है स्टूडेंट्स को। तो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ लो। सहर बात सुनिएगा बेटा। जी सर। सहर जी, ये स्टूडेंट जो लेट आए हैं, जैसे कश्यप था, एक कश्यप है या काशिफ है, आई एम नॉट श्योर, काशिफ है, पता नहीं काशिफ फारूक है, ये इसने 15-20 मिनट पहले ज्वाइन किया। तो काइंडली सर आप, कश्यप फारूक। कश्यप फारूक है, तो ये काइंडली जी ये स्टूडेंट ना अपने अटेंडेंस के बारे में थोड़े से कॉन्शियस हो जाएं, क्योंकि हमें जो इंस्ट्रक्शन मिली है, देखिए पहले मैंने आप लोगों को सर सारी मेरा बातें, नेट नहीं आ रहा था। देखिए बेटा आपको ये मैनेज करना पड़ेगा चीज़ों को ना, बड़ा इशू हो सकता है। तो सर आइंदा अटेंडेंस, मैं कोशिश करूंगी, मैं टाइम पे आऊंगी। हाँ बेटा अटेंडेंस चले, आज फर्स्ट क्लास थी मैं इसलिए कर दूंगा। और शहर बेटा आपकी कोई पहले क्लास हुई है मेरी क्लास से पहले? नहीं सर नहीं हुई। ऑनलाइन क्लास कोई भी नहीं थी आप लोगों की पहले? नहीं ये आज हमारी फर्स्ट है। मैम सबा के साथ जो थी ना आज, वो मैम सबा अवेलेबल नहीं थी तो वो कह रही थी मैं मेकअप क्लास लूंगी। अच्छा, तो हमने ना एक और भी मेकअप क्लास अरेंज करनी है जो हमारी आप लोगों की क्लास के साथ। वो आपके जो जूनियर है उनमें से सीआर कौन है बेटा? आप लोगों की पहली कोई क्लास नहीं हुई? सर मैं फिजा हूँ दिया, तो अभी आपकी आवाज कम आ रही है बेटा, थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगी या माइक करीब करके। जी सर, मैंने कहा सर ये मेरी पहली क्लास है अभी आपके साथ। जो जूनियर क्लास है शहर लोगों की, वही से उसी क्लास से हैं बेटा? जी सर, अच्छा, यानी कि फोर्थ सेमेस्टर। जो सेशन मेरे साथ अभी चल रहा है उन सब की पहली क्लास है ये? जी सर अभी पहली क्लास है। आई एम नॉट श्योर, आई वाज जस्ट कंफ्यूज कि मुझे प्रॉपर लेक्चर, क्योंकि ये 40 मिनट का सेशन होता है इसका, मुझे दूसरा सेशन भी कंडक्ट करना है या मुझे वन सेशन इज इनफ? आई एम समहाउ कंफ्यूज अबाउट दिस इशू। खैर मैं इसको वेरीफाई कर लेता हूँ। बाकी मैं अभी आज के लिए हमारा यही एक सेशन होगा। नेक्स्ट टाइम जो है ना दूसरी क्लास हमारी उसी टाइम पे शायद मेरी फ्रेंजी की क्लास आप लोगों के साथ होगी, ठीक है? तो अभी तक कोई जी क्वेश्चन सर। आंसर सेशन है तो आप मेरे साथ डिस्कस करें बेटा। जिनके माइक नहीं चल रहे वो मुझसे टेक्स्ट पे पूछ लें,
जब तक हमारा ये सेशन है तो आप क्वेश्चन आंसर 2-3 मिनट का हमारा सेशन रिमेनिंग है, काइंडली आप अपना क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, चैट में भी कर सकते हैं, वॉइस ओवर भी कर सकते हैं। सर ये वाली जो हमारी क्लास है ये हमारी 110 तक है ना, तो अभी आपने कहा है कि 40 मिनट्स की, इसके बाद ये वाली क्लास नहीं होगी रिसर्च की? बेटा आज फर्स्ट डे है तो आई एम नॉट श्योर अबाउट द टाइमिंग, तो मैं आपको इसकी टाइमिंग के बारे में मतलब अभी तक के लिए यही है, तो बाकी जो है ना हम कर देंगे इंशाल्लाह। लॉजिकल क्वेश्चन। ओके हसन, आई विल शेयर द स्लाइड, थैंक यू वेरी मच। Okay, sir. Thank you. कोई क्वेश्चन नहीं है बेटा? सर हम सर, सबकी अटेंडेंस होगी? अटेंडेंस जी बेटा, आप लोगों की अटेंडेंस 2 दफ़ा हो चुकी है, मैंने स्क्रीनशॉट ही ले ली है आप लोगों की अटेंडेंस के, ताकि आपको किसी को ये ना हो कि एक मैंने जो है मिड में ले लिया था, एक अभी ले लिया, ताकि आप लोगों को ये ना हो कि मैंने क्लास ली थी और मैंने थी। और काइंडली इसके लिए आप एक काम कर लें, अपने नाम मतलब मोस्टली लोगों ने सही लिखे हुए हैं, लेकिन अगर आप अपने नाम पूरे लिख लेंगे तो मेरे लिए आसानी होगी। तो मतलब आप अपने नाम यानी कि जो आपके हैं वो एज इट इज़ लिख दें, जिस तरह आपकी मतलब इनरोलमेंट है जिन नामों से, ताकि किसी भी टीचर को इशू ना हो इस चीज़ के बारे में। थैंक यू वेरी मच बच्चों, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बहुत शुक्रिया। ठीक है सर, अल्लाह हाफिज। जी सर, ठीक है।